हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि मैं पेंशन रेगुलेशन 1995 के कई जो रेगुलेशंस हैं उन पर मैं थोड़ा लीगल इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं बता दूँ, कुछ लोगों के कमेंट तो ऐसे आते हैं, साहब डेली एक ही चीज़ को डालते रहते हो। भैया ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके रेगुलेशन 11 के बारे में बात करूंगा और मैं एक उत्पल कुमार बनर्जी साहब का भी यहां नाम लूंगा। जब मैं इन रेगुलेशंस को बता रहा था 2010 में हमसे अनलॉफुल रिकवरी की थी, तो उत्पल कुमार बनर्जी साहब ने यह कहा था कि मैं लोगों को भड़का रहा हूं। बनर्जी साहब, आप मुझे पता है कि आप वेंकटाचलम साहब के बहुत नज़दीक होंगे, दूसरे 9 संगठन जो हैं चुपचाप बैठे हैं उनके बहुत नज़दीक होंगे, लेकिन अपनी बात तो हम आपसे कहेंगे। आज हम आपसे सेक्शन जो रेगुलेशन 11 है उस पर ही बात करते हैं। सर, BPR 1995 यानी पेंशन रेगुलेशन, बैंक पेंशन रेगुलेशन 1995 बन जाता है। उसमें रेगुलेशन 7 कहता है कि पैसा कहां कहां से आएगा। A to H सब क्लॉजेज हैं उसके, और जो पैसा आएगा एक पूल कर दिया जाएगा फंड में, जिसको ये पेंशन फंड कहेंगे। और इस फंड में रेगुलेशन 7 में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एम्प्लॉय से पैसा लोगे। ये जरूर लिखा हुआ है कि आप एम्प्लॉय से नहीं लोगे, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एम्प्लॉय से पैसा लोगे। तो उत्पल बनर्जी साहब और वेंकटाचलम साहब, ये बताओ कि आपने 2010 में किसके कहने पर कॉस्ट ऑफ फंड के नाम पर हमसे पैसा लिया था? और ये जो पेंशन फंड है मैनेज ट्रस्टी करेंगे, लेकिन ओवरऑल मॉनिटरिंग, सुपरिंटेंडेंस, सुपरविजन बैंकों के CMD करेंगे। ये रेगुलेशन 9 में लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई सर? अब यहां तो ये लिखा है कि भाई ये सोर्स से इस सोर्स से पैसा आएगा, लेकिन ये कहां लिखा हुआ है कि भाई आप एम्प्लॉय से पैसा नहीं लोगे। इन 8 सोर्स से ही पैसा आएगा, चाहे कहीं से भी आए और कहीं से नहीं आएगा। ये सेक्शन 11 में लिखा हुआ है। सेक्शन 11 को जो हम पढ़ते हैं तो बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, एक्चुअरियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फंड। कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं सर, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। द बैंक शैल कॉज एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाई एन एक्चुअरी। शैल कॉज है सर, विल कॉज नहीं है, मैंडेटरी है। इनटू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फंड, ये फंड की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर 31 मार्च को उसको देखेंगे कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कहां है। फाइनेंशियल पोजीशन यदि डगमगा रही है तो उसकी पूर्ति कहां से की जाएगी, यह भी है सर इसमें। अब उसकी पूर्ति फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे आपने कहा कॉस्ट ऑफ फंड, यानी फाइनेंशियल पोजीशन डगमगा गई। अब इस फाइनेंशियल पोजीशन जो आपकी डगमगाई या कॉस्ट ऑफ फंड का जो फंडा आया, इसकी पूर्ति कहां से करोगे सर? ये सर इसमें लिखा हुआ है, कहते हैं एंड मेक सच एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन। और बैंक एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करा करके कंट्रीब्यूशन देंगे, एनुअल देंगे, एडिशनल देंगे, यानी जो आपका एम्प्लॉयर का शेयर है उसके विभिन्न तरीकों से जो पैसा आ रहा है उसके अलावा देंगे टू द फंड एज मे बी रिक्वायर्ड के अनुसार। सर, बैंक्स शैल पे, रेगुलेशन 11 में लिखा हुआ है कि यदि शॉर्टफॉल होता है या किसी प्रकार का कॉस्ट ऑफ फंड कैसा भी आप लगाते हो तो बैंक पेमेंट करेंगे। सर, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयज पेमेंट करेंगे। आप बताइए मुझे कि मैं भड़का रहा हूं कि सच्चाई बता रहा हूं। टू सिक्योर पेमेंट्स ऑफ बेनिफिट्स, और क्या है सर, बैंक पेमेंट करेंगे और भुगतान को पूर्ण करने के लिए जिसके बेनिफिट रेगुलेशन में दिए गए हैं। अब सर बेनिफिट वर्ड लेके आए, ये पेंशन वर्ड लेके नहीं आए।
यदि ये पेंशन भी होता तो मान लेते शायद जो ओरिजिनल पेंशन बनी थी वही रहेगी। ये बेनिफिट्स की मतलब बेनिफिट्स का मतलब है वो मतलब आपका अमाउंट बदलता रहेगा, यानी जो पेंशन हमको मिली थी वो बदलेगी कब? अपडेशन पर। ये अपडेशन की ओर भी इशारा करता है। उत्पल बनर्जी साहब आप बताइए, वेंकटाचलम साहब बताइए, 9 के 9 जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं यूएफबी के वो बताइए जो आपने पैसा लिया था कि इसमें कहां लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ फंड के नाम पर यदि फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर होती है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर तभी पैसा लिया था आपने, कि उसका भरपाई क्या नाम है एम्प्लॉय करेंगे। सर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि 31 मार्च को एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो फंड में कमी भी फाइनेंशियल पोजीशन यदि वीक है तो उसकी भरपाई बैंक करेंगे और एज पर रिक्वायरमेंट एज में भी नीडेड। इसमें स्पष्ट मना कर रखा है कि आप एम्प्लॉय से पैसा नहीं लोगे। चलो आपने एम्प्लॉय से पैसा ले लिया, आईबीए और यूएफबीयू ने एग्रीमेंट कर लिया आपके शायद 8वें बेस सेटलमेंट में कर लिया, तो सर इन्होंने किसके कहने पे किया? क्या इनको सीएमडी जी ने कहा? और यदि सीएमडी जी ने कहा, उनको पावर है रेगुलेशन 56 में अमेंड करने का, कुछ भी करने का, तो क्या उन्होंने कोई ऐसा अमेंडमेंट रेगुलेशन में निकाला कि हम इस प्रकार ले रहे हैं, या केवल एग्रीमेंट में कर दिया और वहीं से पैसे मान लिए? एग्रीमेंट के आधार पर आप पैसे नहीं ले सकते हो जब तक आप रेगुलेशन में अमेंड नहीं करते हो, और ये कहते हुए हमने कॉस्ट ऑफ फंड के फंड पर नाम पैसा भी लेंगे, लेकिन यहां तो नहीं लिखा हुआ है। सर सीएमडी कह नहीं सकते, उनके बिना कहे आईबीए और यूएफबी पैसा ले नहीं सकता, तो ये पैसा किस बात का लिया गया सर? और ये पैसा लेने के बाद एक नैरेटिव सेट किया गया था कि पेंशन फंड जो है वो एम्प्लॉय ऑफिसर्स के फंड से बनी हुई है, इसलिए पेंशन फंड इतना नहीं है, हम आपको अपडेशन कर सकें। सर ये कहां लिखा हुआ है? रेगुलेशन किस भाग में लिखा हुआ है? यदि इन वर्ड्स का जो आए हुए हैं एज पर रिक्वायरमेंट फंड का इंतजाम ये करेंगे यदि फाइनेंशियल पोजीशन कम होती है, एज पर रिक्वायरमेंट, और किसके लिए? टू एक्सटेंड द बेनिफिट टू द पेंशनर्स। पेंशन नहीं लिखा है, टू एक्सटेंड बेनिफिट ऑफ पेंशन, बेनिफिट्स ऑफ पेंशनर। और ये कितने दिन हो गए एक्चुअरी को कैलकुलेशन करते हुए? प्रोवाइडेड दैट द बैंक शैल कॉज इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एन एक्चुअरी इनटू द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फंड एज ऑन द 31st डे ऑफ मार्च इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द फंड इज कंस्टिट्यूटेड। अलग अलग बैंकों के अलग अलग फंड हैं, जिस ईयर में इन्होंने फंड कंस्टिट्यूट किया पेंशन का, उससे आगे आने वाली, जब 5 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, 1 महीने बाद आए, उसी 31 मार्च को वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और 1995 से लेकर आज तक 30 साल से इसका एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस लड़ा जा रहा था, आईबीए ने क्यों कहा था कि हम फंड का एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? क्यों कराओगे सर? किस काम के लिए कराओगे? यानी वो हमें मिसगाइड कर रहे थे, कोर्ट को मिसगाइड कर रहे थे। दे वर मिसगाइडिंग द कोर्ट। सेक्शन दिस रेगुलेशन 11 का सेवाराम जी हों चाहे और दूसरे वकील हों, अच्छी तरह से अध्ययन करें इसके एक एक वर्ड का लीगल इंटरप्रेट करते हुए, और ये बताएं कि जितना भी खर्चा होगा एज पर रिक्वायरमेंट बैंक करेगा, सीएमडी करेंगे, और सीएमडी को अधिकार नहीं है आईबीए को और यूएफबीए को क्या नाम है एम्प्लॉय से पैसा कलेक्ट करने का। कह नहीं सकते, और कहा है तो गलत कहा है, और नहीं कहा है उसके अलावा केवल आईबीए यूएफबी ने कहा है तो इन्होंने गलत काम किया है, और इस बात का इन पर एक केस होना चाहिए। अब मैं ज़्यादा तो क्या बताऊंगा, सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि फंड जो होगा सारा का सारा फंड, ये फंड अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि पेंशन फंड का एम्प्लॉइज और ऑफिसर से कोई लेन देन नहीं है। 2010 में इन्होंने कैसे हमसे रिकवरी की वो अनलॉफुल थी। उस रिकवरी के लिए रेगुलेशन 11 मना करता है कि आप एम्प्लॉय से पैसा नहीं ले सकते। उत्पल कुमार बनर्जी साहब, ये भड़काना है, ये सच्चाई को सामने लाना है। आखिरकार आप लोग क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो, अब क्यों नहीं करते हो बातों को सही? आप केवल और केवल इस रेगुलेशन को कमजोर कर रहे थे, और कमजोर करने के बदले 2015 में जो आप नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का जो क्लॉज लेकर के आए थे, और उसके बदले आपको स्पेशल अलाउंस मिला था 10वें वेतन आयोग सेटलमेंट में,
वो उसी का कारण था कि जो आप कमज़ोर कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी, और इतना कुछ होने के बाद भी यदि हम केस हार जाते हैं तो इसके दो ही अर्थ निकलते हैं, या तो हमारे वकील उसको लीगल इंटरप्रेट कर नहीं पाए, या दूसरा वो IBA या UFB या बैंकों से मिले हुए थे। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।